हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास भाई? आज की क्लास में मैं आपको 14 यानी कि 14 ऐसे शस्त्रों के बारे में बताऊंगी, यानी कि ऐसे 14 मैं आपको हथियार बताऊंगी जो कि आपके अंग्रेजी भाषा के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करता है। अब आप मुझसे हमेशा पूछते हैं कि मैम फ्लुएंट बोलना है, फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलनी है, तो यकीन मानिए ये जो 14 हथियार हैं ये आपको जरूर जरूर आनी चाहिए जब आप अंग्रेजी भाषा सीख रहे हो, बोल रहे हो। आपकी जबान से अंग्रेजी तब तक अच्छी लगेगी ही नहीं जब तक आप इन उतार चढ़ाव को न जाने, इनके कंट्रोल को मतलब इनको इस्तेमाल करना कंट्रोल्ड वे में ना जाने। तो ऐसे कौन से वो 14 हथियार है जो अंग्रेजी भाषा के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करते हैं, आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर से जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं हमारी किसी भी सोशल मीडिया साइट्स के जरिए और हमारी क्लासेस को कर सकते हैं अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर, ताकि दूसरों को भी पता चले भाई कितनी अच्छी क्लासेस यहाँ पे कराई जाती है। आखिरकार शेयरिंग इज केयरिंग। और आप हमारी पेड कोर्सेज, ई बुक्स और बुक्स के लिए जुड़ सकते हैं हम लोगों से सीधे हमारी टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए, ये तो हो गई बातें, शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला जो हथियार है आपके सामने वो है ये प्यारा सा जो बिंदु आपको दिख रहा है, इन भाई साहब को कहते हैं फुल स्टॉप। जी हाँ, ये जो बिंदु आपको दिख रहा है ये हमेशा आपको कहाँ दिखेगा ये जानना जरूरी है। सबसे पहले तो इसका नाम जान लीजिए, इसको फुल स्टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। ये कहाँ दिख जाएगा आपको? ये वाक्य के अंत में आपको दिखेगा, ये एब्रीविएशन के अंत में आपको दिखेगा। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि एब्रीविएशन किसको कहते हैं तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको बताती हूँ किसे कहते हैं। कुछ टाइटल्स के अंत में भी इसको देखा जा सकता है। तो चलिए, कहाँ कहाँ दिखता है वहां पे इनको जाके स्पॉट करते हैं और समझते हैं कि ये आखिर होते क्या हैं। तो वाक्य के अंत में जैसा कि मैंने आपको बताया ये मिल जाएगा आपको, जैसे कि ये वाक्य है मैं घर जाऊंगा, तो ये तो इसके बगल में आपको एक जो लाइन दिख रही है इसको तो हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, हमें सबको पता है। पर आई विल गो होम, अंग्रेजी में जब आप इस वाक्य का इस्तेमाल करें तो ये वाक्य अंत तो होगा, कहीं खत्म तो होगा। खत्म जहां पर होगा वहां पे जो डॉट लगाएंगे वो होगा फुल स्टॉप। जी हाँ, आई विल गो होम, ये उसके बाद जो ये बिंदु लग गया ये बन गया फुल स्टॉप। ठीक है, ये वाक्य हो गया कंप्लीट, ये कंप्लीट करता है वाक्य को। और ये जो है मोस्टली डिक्लेरेटिव वाक्यों में ही इस्तेमाल होता है। इस बात को आपको याद जरूर से रखना है। अगला मैंने क्या बताया था कि एब्रीविएशन के अंत में आपको दिख जाता है। एब्रीविएशन किसको कहते हैं भाई? जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है AM और उसके बगल में लगा हुआ है फुल स्टॉप, फिर लिखा हुआ है PM, ये लिखो, फिर उसके बगल में लिखा हुआ है फुल स्टॉप। ठीक है, ये एब्रीविएशंस है। जैसे कि AM, ये जो है वो दिन के समय को दिखाता है, मतलब 12 बजे से पहले का जो समय है उसको दिखाता है AM। और ये PM जो पोस्ट मेरिडियन होता है उसके बगल में, मतलब PM जब आप लिखते हैं उसके बगल में अगर आप डॉट लगा देते हैं तो ये उस चीज को कंप्लीट करता है। जैसे कि EG, मतलब ये एग्जाम्पल के लिए ये एब्रीविएशन यूज होता है। ETC, अब इसको खोले तो ये बनता है एटसेट्रा, लेकिन इसको छोटे में कैसे लिखते हैं? ETC लिख करके जब आप डॉट लगा देते हैं तब बन जाता है क्या? ये एटसेट्रा का एब्रीविएशन बन जाता है। जैसे नंबर अगर आपको पूरा NUMBER न लिखना हो तो अगर आप कैसे लिखेंगे? आप NO उसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ये नंबर का एब्रीविएशन बन जाता है। तो इस तरीके से ये एब्रीविएशन के अंत में यूज होता है। इसके अलावा कुछ टाइटल्स के अंत में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर न लिख करके DR और डॉट लिखा जाता है। मिस्टर पूरा ना लिख करके MR उसके बाद डॉट लिखा जाता है। मिसेस MRS डॉट, सीनियर SR। ठीक है,
मतलब ये बेसिकली, ये जो टाइटल्स हैं ये बेसिकली टाइटल्स है ना। आप जैसे कि लगाते हैं डॉक्टर, मतलब कोई भी है जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, या मिस्टर रोहित कुमार, तो मिस्टर के बाद डॉट लगा हुआ है, राइट। तो ये क्या टाइटल हो गया। टाइटल मिस्टर जो है एक टाइटल है, मिसेस भी जो है वो क्या है, वो एक टाइटल है। तो टाइटल के अंत में भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको ये बात याद रहेगी। फुल स्टॉप की स्टोरी हो गई यहाँ पर खत्म। आगे बढ़ते हैं, दूसरे हथियार की ओर चलते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है कॉमा। जी हाँ, सबसे पहले तो जान लीजिए इसको पढ़ते क्या है। इसको पढ़ते हैं कॉमा, स्पेलिंग होती है COMMA, कॉमा। एक वाक्य में शब्द की एक समूह को अलग करने तथा अल्प विराम के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वाक्य के समूह को अलग अलग करने के लिए और अल्प विराम के लिए कॉमा का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए देखें। शी इज अ लॉयल, लॉयल मतलब क्या होता है, वफादार। शी इज अ लॉयल, कॉमा, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। ठीक है, अब वाक्यों के समूह को अलग करते हैं। देखिए, लॉयल, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग जो है ये एक तरीके के वाक्यों का समूह है जो एक ही वाक्य में इस्तेमाल हुआ है। तो इनके बीच में जब आपको डिफरेंशिएट करना हो, क्योंकि आप तीन तीन चीज़ों को बोल रहे हैं ना, और इनको अलग अलग आप कैसे करेंगे, ऐसे कॉमा लगा के करेंगे। ठीक है, शी इज अ लॉयल, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। वह एक वफादार, ईमानदार और मेहनती लड़की है। याद रहेगी बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। शी रीच्ड होम, कॉमा, प्रिपेयर्ड लंच एंड देन वेंट टू द पार्टी। वह घर पहुंची, कॉमा, लंच तैयार किया और पार्टी करने चली गई। तो याद करिए मैंने क्या बताया था कि अल्प विराम लेने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो शी रीच्ड होम, घर पहुंची, है ना, वहां पर हमने इस वाक्य को बोला, अल्प विराम लिया, उसके बाद बताया कि उसने क्या किया, घर पे लंच तैयार किया और पार्टी में चली गई फिर से वो। क्लियर हो गई बात। चलिए अब तीसरे हथियार की ओर बढ़ते हैं और वो है कोलोन, COLON, कोलोन। ये जो दो डॉट जब ऊपर नीचे आ जाएं, एकदम एग्जैक्टली ऊपर नीचे, तो इसको कहते हैं कोलोन। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, कोई भी लिस्ट को शुरू करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और वाक्य के कुछ हिस्से में जोर डालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दो तरीकों से इस्तेमाल होता है, लिस्ट शुरू करने के लिए और वाक्य के किसी हिस्से पर जोर डालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले कोई लिस्ट को शुरू करने के लिए, शी इज गोइंग टू बाय 3 थिंग्स, कोलोन, बुक्स, पेन एंड पेंसिल। वह 3 चीजें खरीदने जा रही है, कोलोन, किताबें, कलम और पेंसिल। अब इस कोलोन के बाद क्या हुआ है, देखिए आप, लिस्ट चालू हो गई है कि वो क्या क्या खरीदने वाली है। वो किताबें खरीदने वाली है, वो पेन खरीदने वाली है, वो पेंसिल खरीदने वाली है, राइट। तो ये लिस्ट को शुरू करने से पहले क्या लग गया, कोलोन का इस्तेमाल हो गया। चलिए वाक्य के कुछ हिस्सों में जोर डालने के लिए कैसे इस्तेमाल होता है वो भी देख लेते हैं। वह एक व्यक्ति के लिए वहां थी, कोलोन, उसकी माँ। शी वॉज देयर फॉर 1 पर्सन। ये अपने आप में एक वाक्य है, और वो पर्सन कौन है, उस हिस्से में जोर डालने के लिए हमने लगाया कोलोन, और वो थी हर मदर। शी वॉज देयर फॉर 1 पर्सन, हर मदर। क्लियर हो गई बात। चलिए अब 4th नंबर हथियार की ओर चलते हैं, और अगला हथियार जो हमारे पास है वो है सेमीकोलोन। जी हाँ, इसके पहले वाले भैया जो थे वो कोलोन थे, और ये वाले जो हैं वो सेमीकोलोन है। ठीक है, सेमीकोलोन क्यों कहते हैं भाई इसको, तो देखिए इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने फुल स्टॉप वाला ले लिया है डॉट, और कॉमा वाला कॉमा भी ले लिया है। तो जब डॉट और कॉमा ऊपर नीचे आए एग्जैक्टली, तो वो सेमी कोलोन कहलाता है, सेमी कोलोन कहलाता है। ये किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक आइडियाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक आइडियाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं। सम पीपल राइट पोएम, सेमीकोलोन, अदर्स राइट स्टोरीज। कुछ लोग कविता लिखते हैं, अन्य लोग कहानियां लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है, देखिए लिखने का काम दोनों ही जगह पे हो रहा है, बस आइडियाज अलग हैं, है ना। क्या बताया था, किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक आइडियाज को जोड़ने का काम करता है सेमीकोलोन। याद रहेगी बात। 5th नंबर हथियार की ओर बढ़ते हुए, और हमारे पास है हमारा फेवरेट क्वेश्चन मार्क, जो सबका फेवरेट होता है। सवाल पूछना सबको पसंद होता है ना। तो
सवाल पूछने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल होता है उसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। किसी व्यक्ति को प्रश्न सूचित करने के लिए, मतलब प्रश्न है ये कैसे बताओगे सामने वाले को, उसके लिए क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? तुम्हारा नाम क्या है, जैसे ही आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया समझ गया सामने वाला कि सवाल पूछ रहे हैं, मतलब ये वाला मार्क लगा दिया मतलब सवाल है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे 6th नंबर हथियार की ओर, वो है एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क, और ये मार्क जो है कुछ ऐसा होता है, ये एक लंबी सी डंडी होती है, उसके नीचे ये डॉट लगा हुआ रहता है और ये बन जाता है एक्सक्लामेशन मार्क। किसी वाक्य में अचानक और तेज आई अच्छी या नकारात्मक भावना को सूचित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा एक्सक्लामेशन मार्क्स का इस्तेमाल जो है सडन फीलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। दैट फीलिंग कैन बी गुड और बैड एज वेल। ठीक है, अच्छा भी हो सकती है फीलिंग और बुरी भी हो सकती है फीलिंग, लेकिन एक सडन फीलिंग होती है और उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। हे भगवान यानी कि ओ माय गॉड, या खुदा यानी कि ओ माय गॉड। ठीक है, इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या कर रहे हैं, एक सडन फीलिंग है, कुछ आपने देखा तो उसकी एक फीलिंग आई है ना, एक रिफ्लेक्स एक्शन आया और वो क्या बन गया, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आपके मुंह से वो सडन फीलिंग निकल गई। रुके, देखा होगा आपने बोर्ड्स वगैरह साइन वगैरह में लिखा हुआ रहता है रुके यानी कि स्टॉप। ये कहीं ना कहीं एक पार्शियल ऑर्डर जैसा भी दर्शाता है, मतलब रुके मतलब स्टॉप, आपको बताया जा रहा है कि रुकना है वहां पर। ठीक है, बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन, इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। 7th नंबर हथियार के पास चलते हैं और वो है स्लैश मार्क। जी हाँ, ये जो टेढ़ी सी लाइन खींचते हैं कभी हम लोग कॉपी वगैरह में लिखते वक्त या जो भी है, इसको स्लैश मार्क कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, स्लैश मार्क कहते हैं इसको। इसे ऑब्लिक भी कहते हैं, मतलब आम जनजीवन की अगर हम बात करें तो वहां पर इनको ऑब्लिक के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य में या सूचित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्या सूचित करने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर वाक्य में प्रति यानी कि पर को सूचित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इस्तेमाल की ओर बढ़ते हैं। वाक्य में या सूचित करने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे वो चलिए देखते हैं। जब भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हो क्या लिखते हैं, डियर सर ऑब्लिक मैडम, मतलब सामने वाला कौन है आपको नहीं पता, आप सर लिख रहे हैं स्लैश मैडम, भाई जो भी है वो उसको उठा लीजिए, राइट, सर या मैडम। अगला, प्लीज रिफ्रेश स्लैश रीलोड द पेज। ठीक है, प्लीज रिफ्रेश स्लैश रीलोड द पेज। ऑप्शंस दिए हुए हैं, पेज को रिफ्रेश या रीलोड करे, और का काम कर रहा है, समझ रहे हैं आप, रिफ्रेश या रीलोड द पेज। मोना विल ईट केक या फ्रूट, मोना केक या फल खाएगी, मतलब दोनों में से कोई एक चीज खाएगी, या तो फल खाएगी या तो केक खाएगी। तो हमने किसका इस्तेमाल किया, हमने स्लैश का इस्तेमाल किया। अब वाक्य में पर यानी कि प्रति को सूचित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। मैंने बताया कैसे, आपने देखा होगा स्पीड लिमिट जो है, रास्ते पे आप जब जाते हैं तो बोर्ड्स में, बड़े बड़े बोर्ड्स में स्पीड लिमिट दी हुई होती है एरिया के हिसाब से, है ना। क्या लिखा हुआ रहता है, 100 किलोमीटर और साथ में स्लैश लिख करके km/h लिखा हुआ रहता है। आपने कभी सोचा ये क्या लिखा हुआ है, ये हम सबको पता होता है ना, किलोमीटर पर आवर, स्पीड लिमिट इज 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे कैसे काम कर रहा है, स्लैश पर का काम कर रहा है ना। अच्छा, अगला देखिए, शी कैन टाइप 32 W/m। तो W/m क्या डिनोट करता है, वर्ड्स पर मिनट डिनोट करता है। वह 32 वर्ड पर मिनट टाइप कर सकती है। शी कैन टाइप 32 वर्ड्स पर मिनट। तो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, पर का काम कर रहा है, प्रति का काम कर रहा है। याद रहेगा, ये दो तरीकों से स्लैश या ऑब्लिक जो कह लीजिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है 8th नंबर। 8th नंबर क्या है, चलिए हम लोग जल्दी से देखते हैं। ये है अपॉस्ट्रोफी। क्या है,
अपॉस्ट्रॉफी, यानी कि ऊपर में जो आपको दिखता है कॉमा लगा हुआ है ना, मतलब इसको अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। और एक और चीज यहाँ पर मैं बता दूं, मैंने बहुत किसी को देखा है ये बोलते हुए अपॉस्ट्रॉफी, इसको अपॉस्ट्रॉफी एस पढ़ते हैं कई लोग। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी है, जरूरी नहीं है कि अपॉस्ट्रॉफी के बाद ऐसे ही आए। हाँ, एस के साथ इसकी पेयरिंग बनती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट दैट डजंट मीन कि इसके साथ हमेशा ऐसे ही आए, है ना। इसका नाम है, ये सिंगल इकलौता है, इसका नाम अपॉस्ट्रॉफी है और इसके साथ एस भी लगता है और बाकी और भी चीजें लगती हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, याद रहेगा, इसका नाम अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं है, इसका नाम सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी है। वाक्य में मालिकाना हक दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है या वाक्य में कॉन्ट्रैक्शन दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं पहले मालिकाना हक कैसे दिखाता है भाई ये वाक्य में। मोना की किताब अगर आपको कहनी हो तो क्या हो जाएगा, मोनाज बुक। क्या हो जाएगा, मोनाज बुक। ठीक है, यहां पे क्या लग गया, अपॉस्ट्रॉफी लगा, उसके बाद एस लगा, है ना। मोना की किताब, मोनाज बुक। बच्चों का कमरा, चिल्ड्रंस रूम। बच्चों का कमरा, चिल्ड्रंस रूम। सविता का बैग, सविताज बैग, अपॉस्ट्रॉफी एस। सविताज बैग, अपॉस्ट्रॉफी लगा, फिर एस लग गया। ये हुआ इस्तेमाल जब ये मालिकाना हक दिखा रहा हो। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं। आई एम, अगर आपको ये बोलना हो, इसका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो है आई अपॉस्ट्रॉफी एम। तो देखा आपने, अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल एम के साथ भी हो रहा है, टी के साथ भी हो रहा है, डबल एल के साथ भी हो रहा है, तो इसका नाम अपॉस्ट्रॉफी एस कैसे हो सकता है, ये तो इनके साथ भी इस्तेमाल हो रहा है ना। तो इस कंफ्यूजन को तो सबसे पहले दूर कर लीजिए। आई एम, जिसको आप लिख सकते हैं आई अपॉस्ट्रॉफी एम। ही इज, जिसको आप लिख सकते हैं ही अपॉस्ट्रॉफी एस। डू नॉट, DON अपॉस्ट्रॉफी टी, बन गया डू नॉट, ये बन गया डोंट। शी विल बन गया शी अपॉस्ट्रॉफी डबल एल। ठीक है, मतलब WI को हटा दिया, डबल एल को रख लिया, बन गया शी विल। ये टूटेगा तो शी विल में टूटेगा, याद रहेगा। ऐसे ये वाक्य में कॉन्ट्रैक्शन दिखाने का काम कर रहा है। बढ़ते हैं अपने 9th नंबर हथियार की ओर, जो कि है एलिप्सिस मार्क। जी हाँ, नाम सुन के घबराइए नहीं, बड़ा आसान सा है। एलिप्सिस मार्क कहते हैं, ये जो 3 डॉट आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं जब भी आप अंग्रेजी लैंग्वेज की बात करें, और इसको एलिप्सिस मार्क कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य में एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा फ्रेज या एक्स्ट्रा लाइन को हटाने के लिए किया जाता है, जो कि ज्यादा जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनिए, इसका प्रयोग वाक्य में कोई भी एक्स्ट्रा चीज होती है ना, जिसका एग्जैक्टली कोई जरूरत नहीं है वहां पे, मतलब उसके बिना भी काम चलेगा, वैसी चीजों को हटाने के लिए किया जाता है। कैसे, यही सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल होता है। इस वाक्य को देखिए, टुडे आफ्टर 2 hours ऑफ डिस्कशन वी सिलेक्टेड हिम। अगर मैं आपको कहूं कि कृपया इस वाक्य से जो अननेसेसरी चीज है, मतलब जिसको हम लोग हटा सकते हैं, वो हटाइए, तो आप क्या हटाइएगा इस पूरे वाक्य में। टुडे यानी कि आज, आफ्टर आवर्स ऑफ डिस्कशन मतलब घंटों के डिस्कशन के बाद, वी सिलेक्टेड हिम। तो इंपॉर्टेंट क्या है इस वाक्य में कि आज हमने उसको सिलेक्ट किया। घंटों के डिस्कशन अगर मैं बात करूं तो इसको तो हटा सकते हैं, है ना, ऑब्वियस सी बात है, किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपने डिस्कस तो किया ही होगा। तो अगर हमें मौका मिले कि हटाने का, तो इस लाइन को हटा सकते हैं, आफ्टर आवर्स ऑफ डिस्कशन। तो इसको हटा करके क्या डालेंगे, इसको हटा देंगे, बट वहां पे कुछ था ये भी बताना है, तो क्या करेंगे, वहां पे काम आता है एलिप्सिस मार्क का। टुडे एलिप्सिस मार्क डाल दिया, डॉट डॉट डॉट, याद रखिएगा 3 डॉट डालेंगे हमेशा, याद रखिएगा, इसीलिए कहा है एलिप्सिस मार्क है ये। वी सिलेक्टेड हिम, काम हो गया। देखा लंबा सा वाक्य कैसे छोटा हो गया, लेकिन हर वाक्य को ऐसे छोटा मत करते रहिएगा, जो अननेसेसरी पार्ट है वही हटा सकते हैं इसमें से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे 10th नंबर हथियार की ओर, जो कि है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क, ठीक है, इसे इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा पैर में इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, ये अकेले अकेले नहीं जाता है, इसको हमेशा अपना दोस्त चाहिए होता है साथ में, तो ये पैर में ही इस्तेमाल होता है। इसका प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में होता है, वाक्यों में जोर डालने के लिए होता है, या ध्यान खींचने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, याद रखिएगा।
चलिए इस्तेमाल देखते हैं। यह सिंगल या डबल हो सकता है। जब सिंगल इस्तेमाल हो, मतलब ये वाला जो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब ऊपर एक तरफ एक लगा हुआ है, एक तरफ एक लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कह लेंगे। अगर डबल डबल लगा हुआ है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा कह लेंगे। यह किसी वाक्य की शुरुआत और अंत में लगता है। और हाँ, सिंगल और डबल में कोई मतलब ऐसा कुछ ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि नहीं भैया यहाँ पर सिंगल का इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पे डबल का इस्तेमाल किया जाएगा। नो, इट इज जस्ट कि आप कैसे इसको लिखते हैं, दैट्स इट। मतलब कोई सिंगल वाला भी लिखता है कई बार, कभी कोई डबल वाला भी लिखता है, तो कोटेशन मार्क ही ये रहता है। सिंगल लगाइए, डबल लगाइए, आपकी राइटिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा ऐसा कोई डिफरेंस इसका है नहीं। चलिए, इसका प्रयोग मैंने जैसा कि आपको बताया डायरेक्ट स्पीच में होता है। शी सेड डबल इन्वर्टेड कॉमा आई एम वेरी टायर्ड। ये एक डायरेक्ट स्पीच है। और अगर आपको डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए, ऑलरेडी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करा रखा है। तो सो डोंट वरी अबाउट दैट कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, हमें तो नहीं पता। नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए, वो क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसको जाइए देखिए, पता चल जाएगा डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि ये वाक्य आपके सामने एग्जाम्पल में है। शी सेड डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर I am very tired, तो यहां पे इसका इस्तेमाल हुआ। फिर क्या बताया था, यह किसी वाक्य की शुरुआत और अंत में लगता है। जैसे ये वाला वाक्य, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये वाक्य की शुरुआत में भी लग गया, यहाँ पे अंत में भी लग गया। वाक्य खत्म होने के बाद देखिए फुल स्टॉप लगा है, उसके बाद लगाएंगे। बहुत किसी को मैंने देखा है पहले इसको लगा देते हैं फिर फुल स्टॉप लगाते हैं। नो, पहले फुल स्टॉप लगेगा फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा। ये ओपन हुआ, ये बंद हुआ। वाक्य की शुरुआत अंत, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये वाक्य की शुरुआत अंत दोनों में लगा जाता है, ठीक है। अच्छा, वाक्य में जोर डालने के लिए या ध्यान खींचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, ठीक है। यहां पर हर को हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा, क्योंकि हम लोग जोर डाल रहे हैं कि मुझे उससे बात नहीं करनी है। क्या किया हमने, जोर डाला, किसी एक पॉइंट पे जोर डाला। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हर, ठीक है। बोलने में भी इसका इस्तेमाल ऐसे होता है, ठीक है। चलिए 11वें नंबर हथियार की ओर चलते हैं, जो कि है राउंड ब्रैकेट। जी हाँ, राउंड ब्रैकेट, इसे पैरेंथेसिस भी कहते हैं। आपके सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे उच्चारण लिख रखा है, पैरेंथेसिस कहते हैं इसको, और ऐसे इसका नाम राउंड ब्रैकेट सिंबल भी है। किसी वाक्य में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भाई, अतिरिक्त जानकारी को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। माउंट एवरेस्ट ब्रैकेट में इन द हिमालयाज इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट ब्रैकेट में क्या डाल दिया, हिमालय में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या कर रहे हैं हम लोग, इस वाक्य को ध्यान से देखिए। माउंट एवरेस्ट और उसके बगल में जब आप राउंड ब्रैकेट डाल करके लिख दे रहे हैं इन द हिमालयाज, तो आप एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दे दे रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट कहां पे है भाई, हिमालयाज में है। कहां पे है, हिमालयाज में है। तो माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयाज इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो यहां पे वाक्य में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, 12वें नंबर हथियार की बारी, और ये है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, तो भाई राउंड ब्रैकेट पढ़ लिया, स्क्वायर ब्रैकेट की बारी है। किसी वाक्य में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए जो वाक्य में विशेष शब्द से जुड़ा हुआ है। ऐसे राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में बहुत कुछ खास फर्क जो है वो नहीं है, दोनों ही वाक्य में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत ही थिन लाइन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क है, और वो ये है कि वो इन जनरल, राउंड ब्रैकेट जो है इन जनरल एक जानकारी जोड़ दे रहा था, ये क्या करता है, वाक्य में विशेष शब्द से जुड़े हुए जानकारी को देता है। कैसे, चलिए इस्तेमाल देखें। यह प्रकाश व्यवस्था वास्तव में अद्भुत है। इट लाइटनिंग इज रियली वंडरफुल, ठीक है। अब ये ना इट की बात कर रहा है। इट क्या है, मतलब अगर आप किसी को बता रहे हैं कि इट्स रियली वंडरफुल, है ना, ये आप बता रहे हैं, तो कैसे समझ आएगा, जब आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया लाइटनिंग, मतलब कहीं पे मान के चलिए लाइट का शो होता है, तो आप क्या इट के ऊपर क्या जोर डाल रहे हैं, इट को आपने डिफाइन किया कि किसकी बात कर रहे हैं भाई, लाइट शो जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह बहुत परेशान व्यक्ति है। शी
इज वेरी अनोइंग पर्सन। अब अगर आप इसको सिंपली ऐसे बोलिएगा तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब आपने शी बोल करके ब्रैकेट में मोना लिख दिया तो ये शी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? मोना के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये साफ हो गया। तो मोना किस में हमने लिखा? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। मोना किसको डिफाइन कर रहा है? शी को डिफाइन कर रहा है। मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो क्या बताया था? वाक्य में अतिरिक्त जानकारी तो ये जोड़ता है, लेकिन जो वाक्य में विशेष शब्द से जुड़ा हुआ है उसकी जानकारी को जोड़ता है। जैसे इस वाक्य में शी इज वेरी अनोइंग पर्सन, तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? शी के बारे में बात हो रही है। और शी कौन है? मोना है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि शी को डिफाइन कर रहा है मोना, है ना? मोना की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। बढ़ते हैं आगे 13वां नंबर हथियार की ओर, जो कि है हाइफन। जी हाँ, हाइफन इसको कहते हैं, HYPHEN जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उस मार्क को हाइफन कहते हैं। ये दो शब्दों को जोड़कर एक संयुक्त शब्द बनाता है। सफिक्स या प्रीफिक्स को अलग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? चलिए सबसे पहले देखते हैं कैसे ये दो शब्दों को जोड़ करके एक संयुक्त शब्द बनाता है। वह लंबी और काफी अच्छी दिखने वाली है। इसका जब आप अनुवाद करेंगे तो क्या बोलेंगे? शी इज टॉल एंड क्वाइट गुड लुकिंग। देखिए, गुड अपने आप में एक काफी पॉजिटिव वर्ड है जो आप किसी की तारीफ के लिए कहते हैं। लुकिंग एक अलग शब्द है। दोनों शब्दों को हमने जोड़ दिया, गुड लुकिंग, तो ये ना एक कंपाउंड वर्ड बन गया। क्या बन गया? कंपाउंड वर्ड बन गया। ठीक है, और ये इसको जोड़ने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? जिसका इस्तेमाल किया उसी को हाइफन कहते हैं। शी इज टॉल एंड क्वाइट गुड लुकिंग। गुड एक अलग शब्द, लुकिंग एक अलग शब्द, दोनों को जोड़ करके बना दिया शब्द गुड लुकिंग। और जोड़ दिया किससे? हाइफन से जोड़ने का हमने काम किया। इसके अलावा क्या बताया आपको? सफिक्स या प्रीफिक्स को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब समझिए। सफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के बाद में जुड़े, और प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले से जुड़े। प्रीफिक्स याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और बेहतर समझ आएगा। दो दलों के बीच सह संचालन कमाल का था। ठीक है, इसका अनुवाद करेंगे तो द कोऑपरेशन बिटवीन टू पार्टीज वॉज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप CO को हटा दें तो क्या बन गया? ऑपरेशन। अब ऑपरेशन में हाइफन के साथ CO आपने जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये कोऑपरेशन। तो ये क्या है? ये प्रीफिक्स है। ऑपरेशन के पहले CO और हाइफन जोड़ा तो ये क्या बन गया? कोऑपरेशन, और एक अलग ही मतलब वर्ड तैयार हो गया, है ना? द कोऑपरेशन बिटवीन द टू पार्टीज वॉज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए भी हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14th नंबर हथियार को देख लेते हैं। ये है डैश। आपको सेम लग रहा है क्या? हाइफन अभी पढ़ाया और अभी डैश? जी नहीं, हाइफन जो है डैश का बिल्कुल हाफ होता है। आप इसका लेंथ को देख लीजिए, मतलब जितनी इसकी लंबाई होती है हाइफन की बिल्कुल आधी होती है। डैश थोड़ा बड़ा होता है, हाइफन जो है वो बिल्कुल इसका आधा होता है। ये बेसिक डिफरेंस है हाइफन और डैश में। इसको याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। एक वाक्य में ब्रेक दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, टाइम गैप दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, और रेंज ऑफ नंबर्स को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल भी कंप्लीटली अलग है। हाइफन का इस्तेमाल, डैश का इस्तेमाल कंप्लीटली अलग है। अपीयरेंस यानी कि जैसा ये दिखता है वो भी अलग है, यानी कि डैश का बिल्कुल हाफ होता है हाइफन। ठीक है, और डैश थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा बड़ा होता है ना? ये किस लिए इस्तेमाल होता है? वाक्य में ब्रेक दिखाने के लिए, टाइम गैप दिखाने के लिए, रेंज ऑफ नंबर्स को दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए सबसे पहले टाइम गैप कैसे दिखाते हैं वो देख लेते हैं। वह 2018 बीच में डैश से 2020 तक इस शहर में रहती थी। क्या दिखाया हमने? रेंज, टाइम गैप दिखाया ना, टाइम गैप का रेंज दिखाया। वह 2000, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? वह 2018 से 2020 तक इस शहर में रहती थी, तो आपने से नहीं लिख करके यहाँ पे डैश लगा दिया। शी लिव्ड हियर इन दिस टाउन फ्रॉम 2018 और 2020, बीच में डैश लगा दिया, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, शी लिव्ड हियर इन दिस टाउन फ्रॉम 2018 टू 2020। ठीक है, इसको ऐसे मतलब ये ऐसे लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
अगला है रेंज ऑफ नंबर्स को दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप 1-20 से नंबर चुन सकते हैं। कैसे पढ़ते हैं इसको? 1 से 20 तक नंबर चुन सकते हैं, ऐसे पढ़ते हैं इसको, है ना। बीच में किसका इस्तेमाल करते हैं? डैश का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? रेंज दिखा रहे हैं नंबर्स की। यू कैन चूज नंबर्स फ्रॉम 1-20। रेंज दिखा लिया, 1 से लेकर के 20 तक के बीच की बात हो रही है। अगला, एक वाक्य में ब्रेक दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कृपया मेरे सहायक डैश रेनू को फोन करें। इसका अनुवाद होगा तो प्लीज कॉल माई असिस्टेंट डैश रेनू। ब्रेक दिखाया ना, प्लीज कॉल माई असिस्टेंट, यहां तक बात कंप्लीट हो सकती थी। हमने ब्रेक लिया और कहा कौन है असिस्टेंट? कौन है? रेनू। प्लीज कॉल माई असिस्टेंट डैश रेनू। तो वाक्य में ब्रेक दिखाने के लिए डैश का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो चलिए एक क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं पंक्चुएशन रूल्स का। जी हाँ, हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे थे ये 14 हथियार, ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं और ये रूल्स थे कुछ जो आपको पक्के तौर पे पता होने चाहिए जब आप इस्तेमाल इनका करें तो 14 होते हैं कुल संख्या में, ये 1 से लेकर के 14 तक इनकी गिनती है। और कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला फुल स्टॉप, अगला कॉमा, तीसरा कोलोन, एस फॉर सेमीकोलोन, क्यू is for question mark, E exclamation sign, S slash, A apostrophe, E ellipsis, I C यानी कि inverted commas, R B round bracket, S B square bracket, H for hyphen और D for dash। इन 14 के 14 को मैंने आपको करा दिया, एग्जाम्पल्स बता दिया, रूल्स बता दिया, कुछ भी छूटा नहीं, समझिए, है ना। तो इन सब का आपको जो है इस्तेमाल, आपको सबसे पहले तो ये 14 के 14 आपको याद होने चाहिए कि अच्छा भाई इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? स्क्रीन की आप फोटो लेकर के अपने पास रख सकते हैं ताकि आप हमेशा हमेशा आपकी नजरों के सामने रहे, आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि इसको क्या कहते हैं और इसका क्या इस्तेमाल है। और बाकी इस्तेमाल तो मैंने आपको करा ही दिया एग्जाम्पल्स के साथ। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। ये थी आज की क्लास। क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्लासेस आपके लिए मैं लाती रहूं। और जब भी आप सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर दबाया कीजिए ताकि इंटरेस्टिंग क्लास आए तो आपको पता भी तो चले। बस सब्सक्राइब करके रख देंगे तो पता कैसे चलेगा क्लास आई है? बेल आइकन जरूर दबाया कीजिए ताकि क्लासेस जब भी आए आपको जरूर से जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी फ्री कोर्स जो है वो आप ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के जरिए हमसे। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी आप टेलीग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं। ये तीनों किताबें और इससे रिलेटेड चीज़ों के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। प्रीमियम कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा कोई भी पेड कोर्स, चाहे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो, बेसिक ग्रामर का कोर्स हो, बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स हो, या फिर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए राइटिंग की कोर्स हो और बेसिक ग्रामर की कोर्स हो, या अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, इसकी कोर्स हो, तो इन सारी कोर्स की डिटेल्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के जरिए और पता कर सकते हैं अगली बैच कब शुरू हो रही है और आप कैसे उसमें एडमिशन ले सकते हैं। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंक।